नियति ने इन दोनों को एक दूसरे का सबसे अंतरतम साथी बना दिया था, मगर अब नियति ही इन दोनों को एक दूसरे से 7 समंदर दूर करने वाली थी। जरा कैलेंडर की ओर नजर घुमाइए। बरस दर्ज मिलेगा 1930। बापू अपने प्रयाग प्रवास के दौरान आम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और अचानक बापू के सामने एक आम सी महिला हाथ जोड़े आकर खड़ी हो जाती है और बापू से कहती है, बापू हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लड़के को समझा लीजिए, हमारा लड़का बिगड़ गया है। बापू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हारा लड़का? अरे तुम्हारे लड़के जैसे 7 लड़के अगर मुझे मिल जाएं तो मैं 7 दिनों के भीतर भीतर हिंदुस्तान को स्वराज दिला दूं। वो लड़का कोई और नहीं, 12 सितंबर 1912 को बंबई के एक नेवल इंजीनियर जहांगीर फरीदून का सबसे छोटा लड़का फिरोज फरीदून था, जो जब महज 4 बरस का था तभी उसके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। परिवार में अर्थाभाव की स्थिति पैदा हो गई तो उस 4 साल के बच्चे की मौसी शिरिन ने उस बच्चे को गोद ले लिया और बंबई से उठाकर गंगा किनारे इलाहाबाद की गलियों में ले आईं, क्योंकि मौसी इलाहाबाद के ही लेडी डफरिन हॉस्पिटल में सर्जन हुआ करती थी। फिरोज का बचपन अब बंबई की गलियों में नहीं, प्रयाग की गलियों में गुजरने लगा था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा पड़ोस के ही विद्यालय में संपन्न हुई, फिर मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई की और फिर ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने लगे। प्रयाग स्वतंत्र समर का स्पंदन केंद्र था, तो उस स्पंदन केंद्र की धड़कनों में फिरोज के दिल ने भी सांसें ले ली और फिरोज भी आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का रास्ता कांग्रेस से होकर जाता था, तो फिरोज कांग्रेस के सदस्य हो गए। कांग्रेस की जिला चेयरमैन या जिला अध्यक्षा कह लीजिए जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू हुआ करती थी, तो बहुत जल्द कमला नेहरू की नजरों के करीब आ गए थे फिरोज फरीदून और फिर देखते ही देखते अपने विनम्र स्वभाव और सेवा शुश्रूषा करने की निर्मल भावना के चलते कमला नेहरू के बेहद करीबी और विश्वस्त चेहरों में शुमार हो गया था फिरोज का चेहरा। फिरोज का आनंद भवन में आना जाना इतना बढ़ गया था कि जल्द ही चंद बरस के भीतर भीतर आनंद भवन के पारिवारिक सदस्य के तौर पर उनकी गिनती की जाने लगी थी और कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा फिरोज को चेहरे से पहचानने लगा था। फिरोज का जब आनंद भवन के भीतर आना जाना बढ़ा तो आनंद भवन की बिटिया इंदिरा गांधी से भी मुलाकातों का दौर चला। मुलाकातों में आहिस्ता आहिस्ता बातें दिल की होने लगी और फिर दिल की बातें दिल तक पहुंचने लगी। देखते ही देखते फिरोज और इंदिरा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जब इंदिरा महज 16 बरस की थी और फिरोज 21 बरस के, तभी फिरोज ने इंदिरा को शादी का प्रस्ताव दिया, मगर इंदिरा ने कम उम्र का हवाला देते हुए वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। कैलेंडर के फड़फड़ाते पन्नों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कमला नेहरू का स्वास्थ्य गिरने लगा, चूंकि कमला नेहरू को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के चलते कमला नेहरू को नैनीताल सैनिटोरियम में भेजा गया, तो सैनिटोरियम के भीतर ट्यूबरकुलोसिस की शिकार कमला नेहरू की देख रेख करने वाला इकलौता शख्स अगर कोई था तो नाम फिरोज फरीदून था। बचपन से पारिवारिक शोषण का शिकार रही इंदिरा जब अपने मां का स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिरता देखती थी तो मन भीतर से उद्विग्न हो जाता था, विचारों का झंझावात उमड़ता रहता था। इंदिरा को एक कंधा चाहिए था जिस कंधे पर वो अपने दिल का सारा बोझ उतार सकें, और फिरोज ने विश्वास की चादर में लपेटकर अपना कंधा इंदिरा के सामने कर दिया था, जिस पर इंदिरा जी भर कर आंसू बहा सकती थी, जिसके सामने इंदिरा अपने दिल का दर्द बयां कर सकती थी। नियति ने इन दोनों को एक दूसरे का सबसे अंतरतम साथी बना दिया था, मगर अब नियति ही इन दोनों को एक दूसरे से 7 समंदर दूर करने वाली थी। चूंकि नैनीताल के इस सैनिटोरियम में कमला नेहरू की हालत में सुधार न होता देख जवाहरलाल नेहरू ने कमला नेहरू को जर्मनी के स्पेशल सैनिटोरियम में भेज दिया, जहां उनकी सेवा करने के लिए इंदिरा नैनीताल से जर्मनी चली गई, मगर फिरोज तो प्रयाग के ही रहकर रह गए। जमाने की नजर में ये इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के बीच फासलों का अनंत महासागर था, मगर बढ़ते फासलों ने फिरोज और इंदिरा को एक दूसरे के सबसे करीब कर दिया था। फिरोज अब इंदिरा के बगैर रह नहीं सकते थे और कमला नेहरू की सेवा भी उन्हें दिन रात याद आया करती थी। इसलिए फिरोज अब जल्द से जल्द जर्मनी पहुंचना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सीढ़ी बनाई अपनी माँ और मौसी को, जिनके सामने उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का प्रस्ताव रखा। तो माँ और मौसी दोनों को लगा लड़का अगर पढ़ाई में आगे जाना चाहता है मतलब आजादी की लड़ाई का चस्का छूट चुका है।
तो माँ और मौसी ने झट से फिरोज को पैसे दे दिए और फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना दाखिला कराकर इंग्लैंड में पढ़ाई करने लगे और हफ्ते के हर शनिवार और रविवार को झट से जर्मनी पहुंच कमला नेहरू की सेवा में लग जाया करते थे। मगर कमला नेहरू का स्वास्थ्य था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैलेंडर के हर पलटते पन्नों के साथ कमला का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता चला जा रहा था और आखिरकार 3 बरस तक जर्मनी के सैनिटोरियम में इलाज करने के बावजूद कमला नेहरू ने जर्मनी के उसी सैनिटोरियम में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के चलते अंतिम सांसें ली तो इंदिरा भीतर से टूट गईं। इंदिरा को समझ नहीं आ रहा था उस दौर में अपना अस्तित्व संभालें कैसे, चूंकि पिता सामाजिक कार्यों में इस कदर व्यस्त थे कि उनके पास समय नहीं था इंदिरा की भावनाओं को सहेजने के लिए। पारिवारिक शोषण का शिकार इंदिरा बचपन से थी। ऐसे में किसके साथ अपना वो दुख, अपना वो दर्द बयां करती? एक ही चेहरा था, फिरोज। और फिरोज के कंधे पर बहाए गए इंदिरा के आंसुओं ने फिरोज और इंदिरा के रिश्तों के बीच की हर धुंध साफ कर दी। और अब इंदिरा तय कर चुकी थी उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ फिरोज का साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिरोज का साथ। इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थी, यहां तक कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि भी उन्हें स्वीकार थी। साल आया 1943। पंडित जवाहरलाल नेहरू देहरादून की जेल में थे, जहां इंदिरा ने बिल्कुल निर्भाव के साथ, साहस के साथ अपने पिता के सामने अपने दिल का हाल बयां किया और फिरोज से शादी का संकल्प दोहरा दिया। नेहरू समझदार थे, फिरोज और इंदिरा के रिश्तों को लेकर सहज नहीं थे, मगर अपनी निराशा बिटिया के सामने प्रकट नहीं की। हाँ हूं में जवाब देकर बात को टाल गए, मगर नेहरू का मन नहीं था और नेहरू के इस अनमने मन को इंदिरा भाप गई और इसे अपने वैवाहिक संकल्प की मार्ग में आई हुई बाधा समझ इस बाधा को निर्मूल करने का प्रकल्प तलाशने लगी और तलाशते तलाशते अपने विवाह का यही संकल्प लिए हुए राष्ट्रपिता के दरवाजे पर पहुंच गईं। अब मामला पिता के दायरे से उठकर राष्ट्रपिता के खाते में जा चुका था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सहर्ष भाव से तुरंत सहज रूप में इंदिरा के इस विवाह को हरी झंडी दिखाई। अब राष्ट्रपिता से विवाह की मंजूरी मिल गई है तो पिताजी की क्या ही बेसात, और वो भी तब जब पिताजी राष्ट्रपिता जी के सबसे बड़े चेले हैं। तो इंदिरा और फिरोज के विवाह का मार्ग निष्कंटक हो गया और फिर इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज ने विधि विधान के साथ विवाह की कस्में खाईं और एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंध गए।